नमस्कार। वार्ताओं में आपका स्वागत है। मुद्दे की बात करने के लिए वार्ताओं की टीम आ गई है। शहर के वरिष्ठ समाज से आकाशवाणी के संवाददाता पूर्व अब रिटायर हो चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार पांडे जी के पास ददन पांडे जी समाज के ज्वलंत मुद्दों पर बात करते हैं। राजनीति किस करवट बदल रही है, समाज किस दिशा में जा रहा है और हम सब की सोच क्या कह रही है, इसी मुद्दे पे बात करेंगे ददन पांडे जी से। जी, आपका स्वागत है वार्तालाप पर। धन्यवाद। अभी मौजूदा समय में राजनीति की दिशा और दशा तेजी से बदल रही है। पिछले 2 वर्षों में या 3 वर्षों से ब्राह्मणों को गाली देने की, राजनीतिक मंच पर अपमानित करने की परंपरा बढ़ी है और उसके विरुद्ध सरकार खामोश रहती है, सुनती है, कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, यह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को आज से ही नहीं, शुरू से ही लगातार टारगेट किया जाता रहा है। इस समाज को सींचने वाला, अपना खून देने वाला, अपनी हड्डी देने वाला यह ब्राह्मण समाज सिर्फ ब्राह्मण के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए समर्पित रहा है। आज से नहीं, शुरू से पूरे इतिहास इससे भरे पड़े हैं। ब्राह्मणों के बलिदान और उनके त्याग से इस देश को सींचने के लिए ब्राह्मणों ने क्या क्या नहीं किया। लेकिन निश्चित रूप से आपातकाल के बाद से ब्राह्मणों को ज़्यादा टारगेट किया जाने लगा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत अब लगता है कि जो ब्राह्मण के खिलाफ बोलते हैं उनको एक माइलेज मिलने लगा है और कहीं से लोग कुछ भी शुरू करते हैं तो सबसे पहले ब्राह्मण को टारगेट करते हैं। उनको इसी बहाने उनको एक कवरेज मिल जाता है। लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत गंदी है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है एक जाति के नाम पर, तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। अभी हाल ही में मनुस्मृति को पटना विश्वविद्यालय में जलाया गया। यह राज्य सत्ता की नाकामयाबी है या सत्ता के बदलते तेवर की कहानी है? मनुस्मृति देखिए, पहली बार नहीं जलाई गई। जब भी सनातन को भी टारगेट करना होता है तो पहले मनुस्मृति, रामायण को ही टारगेट किया जाता है। अभी कुछ वर्षों पहले बिहार के मंत्री थे, उन्होंने रामायण पर न जाने क्या क्या नहीं किया। उन्होंने लगता था कि रामायण से बड़ा कोई ग्रंथ हो ही नहीं सकता है। उन्होंने इस तरह की बात या इस तरह का बखेड़ा खड़ा किया। और जब भी कुछ होता है तो मनुस्मृति मनुस्मृति का विरोध वही करते हैं जो मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं है। मनुस्मृति में क्या है, यहाँ का जो न्याय शास्त्र है, आज जिस पर न्यायपालिका चल रही है, जिसको संविधान ने अडॉप्ट किया है, वह न्याय शास्त्र भी उसी मनुस्मृति से निकली है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो नहीं जानते हैं, वही सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं और उनको लगता है कि हमने मनुस्मृति का विरोध कर दिया तो हमने एक बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे ही लोग विरोध कर रहे हैं जो मनुस्मृति के बारे में जानते ही नहीं। मौजूदा सत्ता केंद्र की जब से जातीय जनगणना के पक्ष में उन्होंने बयान दिया और जातीय जनगणना कराने की बात कही, तब से कई कानून, उसमें यूजीसी भी है, हिंदुओं को बांटने का कानून लाया गया। यूजीसी से आप कहाँ तक सहमत हैं? यूजीसी में जो प्रावधान किया गया है, एक
खास करके ये सवर्ण और गैर सवर्णों के बीच में ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है। यह समाज को तोड़ने वाला काम है। यह बिल्कुल ही उचित नहीं है, या ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अभी भी हम सरकार से कहेंगे कि इसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार की गुंजाइश है, इसको तत्काल सुधारा जाना चाहिए। इस मामले में आरएसएस ने भी अपना कोई सीधा सफाई नहीं दिया, यानी सत्ता के इस कुकृत्य के पीछे आरएसएस का भी हाथ है। ऐसा नहीं कहा जा सकता है। किसका हाथ है किसका नहीं है तो जांच का विषय है। बहुत सारी बातें आई हैं कि उसमें कई विपक्षी सांसद थे जिन्होंने ये सब किया कराया है, लेकिन फिर भी यह सब कहने से बात नहीं बनता है। इसलिए कि जो भी जिसने भी ड्राफ्ट किया, जिसने भी कराया, अंततः तो सरकार का ही मुहर उस पर लगता है। इसलिए यह कह के नहीं कोई बच सकता है कि इसमें सरकार का हाथ नहीं है। सरकार के अनजाने में भी अगर हो गया हो, अगर ऐसा जैसा कि कहा जा रहा है, तो भी उसमें उसको सुधारा जाना चाहिए। कहीं से उचित नहीं है कि इसी का प्रावधान। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा मौजूदा सत्ता शुरू से ही देता है, चाहे वो बिहार की सत्ता हो या केंद्र की। लेकिन दो बेटियां जो अभी सुर्खियां में है, एक जहानाबाद की बेटी, दूसरा सारण की बेटी, दोनों सवर्ण समाज से आती हैं। सरकार का कानूनी रवैया उचित प्रतीत नहीं होता है। सवाल खड़े हुए हैं, इस तरह से बच्चियों के साथ हुआ है तो निश्चित रूप से यह बहुत अमानवीय हुआ है। और इस पर मुझे लगता है कि सरकार को जितनी संजीदगी से कार्य करना चाहिए था, उस संजीदगी से कार्य नहीं हुआ है। और इसको करना चाहिए बच्चियों के हित में, उनको न्याय दिलाने के लिए, चाहे जो भी करना पड़े सरकार को करना चाहिए। अभी बजट आया है, बजट में 60 करोड़ रुपया बांग्लादेश को दिया गया। उस बांग्लादेश को दिया गया जहां हिंदुओं का नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, और आम जनमानस में बांग्लादेश के प्रति हिंदुओं में, हिंदुस्तान के हिंदुओं में रोष है। ऐसे में बजट में उनको 60 करोड़ रुपया देना न्याय संगत है? सामान्य समझ से तो न्याय संगत यह नहीं लगता है कि जो हमारे साथ या जो इस तरह से धर्म के नाम पर जहाँ विभेद हो रहा है, जहाँ इस तरह से हिंदुओं को सताया डराया जा रहा है, मारा जा रहा है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, उन पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, और फिर उसी देश को सहायता, ये सामान्य समझ में तो नहीं आता है क्यों ऐसा किया गया। और सरकार की क्या उसमें मजबूरी या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या उसका बेनिफिट मिल रहा होगा सरकार को, या किस रणनीति के तहत ऐसा किया गया होगा, यह बहुत उच्च स्तर की बात है। लेकिन सामान्य समझ में तो हम लोग को यह अनुचित लग रहा है। एक और मुद्दा है, आम तौर पर मानना है कि भारत सरकार हिंदू को प्रोटेक्ट करती है या हिंदूवादी सरकार है। भारत सरकार के ऊपर ऐसी बात कही जाती है। ऐसे में मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण और मस्जिद और चर्च पर नियंत्रण नहीं, यह दो तरह की धाराएं कैसे काम कर रही हैं? यह व्यवस्था बहुत पहले से है, लेकिन अब इस सरकार को कम से कम इस व्यवस्था को हटा देना चाहिए। जब ये धर्मनिरपेक्ष देश है तो एक तरफ अगर किसी कोई नियंत्रण में, एक मजहब का कोई भी अगर संस्थान उसके नियंत्रण, सरकार के नियंत्रण में नहीं है, तो दूसरे पक्ष का भी कोई संस्थान, धार्मिक संस्था जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। वो अगर सनातनियों का मंदिर है तो उनके जिम्मे कर दिया जाना चाहिए कि आप लोग इसको चलाएं, आप लोग देखें। यह बात है, यह होना ही चाहिए। 12 वर्षों से सत्ता में रहने के बाद अगर दूसरे सरकार के हम कुकृत्यों पर या उनकी गलतियों पर प्रकाश डालें, तो क्या इन 12 वर्षों के सत्ता में ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था? नहीं करना चाहिए था, लेकिन एक सवाल ये भी है कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार को बनाने का और सरकार को चलाने की जिम्मेवारी जनता की होती है। सरकार जनता बनाती है और जनता चलाती भी है। जनता को विरोध करने के लिए किसने रोक रखा है? जनता सड़क पर आए और बात को कहे तो सरकार को लगेगा कि नहीं, जनता चाहती है यही,
ये नहीं हो पा रहा है, यही बड़ी मुश्किल है हमारे देश में। जनता को निकलना चाहिए, किसी भी मुद्दे पर दबाव बनाया जाना चाहिए, जैसे दूसरे लोग दबाव बनाते हैं। हमको सामने आकर ये बात कहना चाहिए, सरकार को लगेगा कि नहीं जनता यही चाहती है, तो अब कल मजबूर होकर सरकार को करना पड़ेगा। गो हत्या का शुरू से ही आरएसएस ने और भाजपा ने विरोध किया, मगर सत्ता में आने के बाद गो हत्या करने वाली कंपनियों से चंदा लिया, यह आरोप है। क्या भाजपा पर लगे ये आरोप दाग अच्छे हैं कहे जाएंगे? ये अच्छे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन हमारा वही कहना है कि जो भी चीज़ है, जो भी मुद्दे हैं, उन पर सरकार पर दबाव बनाया जाना चाहिए। जनता में और जो भी संगठन है, यह दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं लोकतंत्र में, और लोकतंत्र तभी चलता है जब जनता का दबाव होता है। जनता की ओर से दबाव नहीं बन रहा है। जैसे किसी मुद्दे को लेकर कभी राम मंदिर का आंदोलन खड़ा किया गया, तो ये परिस्थिति पैदा हुई कि राम मंदिर बना, सरकार को भी लगा कि नहीं हमको बनाना चाहिए, तो सरकार ने आगे आकर बनवाया। उसी तरह से गो हत्या हो या दूसरे मुद्दे हों, इस पर जनता का दबाव बनाया जाना बहुत आवश्यक है। जनता को निकलना चाहिए सड़कों पर, जनता को निकलना आवश्यक है। एक और अहम मुद्दा है, देश में अभी कुछ दिन पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश ओबीसी से आते थे, यहाँ के राष्ट्रपति भी आदिवासी समाज से आती है, गृह मंत्री ओबीसी से आते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी से आते हैं। तो जब सभी बड़े पदों पे ओबीसी हैं, फिर भी ओबीसी आज के तारीख में कमजोर है, खतरे में है, ऐसी सोच राजनीतिक है या कुछ और? जो कमजोर है ओबीसी, ये कैसे कहा जा सकता है? लोकतंत्र में सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब जो भी आगे बढ़ेगा काम करते हुए, तो संयोग से किसी न किसी जाति का, किसी वर्ग का होगा। संयोग से ये लोग आज उसी वर्ग से हैं, तो इससे कोई बहुत ये नहीं हमको लगता है कि कोई कमज़ोर है या कोई ज़्यादा है। लेकिन सवाल ये है कि सरकार के लेवल पे कोई ऐसा नहीं है कि सरकार चाहती है कि इसको किया जाए या ना किया जाए, या वो मजबूत है या नहीं है, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति, एक दलित अगर राष्ट्रपति बनता है तो उससे ऊपर तो अपने देश में कोई पद नहीं, तो क्या उसके परिवार को यह घोषणा करनी चाहिए कि मैं अब बड़े पद पर आ गया हूँ, मैं आरक्षण छोड़ता हूँ? तो वैसे लोगों को दिखाना चाहिए, अपनी उदारता दिखाना चाहिए। आज तक तो अपने देश में भी ऐसा नहीं उदाहरण हुआ है, यानी राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई आरक्षण छोड़ने की हिम्मत नहीं करता है। नहीं कर रहा है, नहीं। इस पर विचार तो न्यायपालिका को भी करनी चाहिए। सब कुछ न्यायपालिका के दायरे में नहीं चला जा सकता है, इसलिए कि क्या हो सकता है, न्यायपालिका की भी अपनी सीमाएं हैं, उसके बाहर न्यायपालिका क्या कर सकती है। एक और महत्वपूर्ण सवाल, बिहार के लाल प्रशांत किशोर को आप किस रूप में देखते हैं? प्रशांत किशोर बिहार के लिए कुछ कर रहे हैं, बिहार की समस्याओं की चिंता कर रहे हैं, बिहार के लोगों की, यहाँ के युवाओं की, यहाँ के मजदूरों किसानों की चिंता कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भले बिहार में चुनाव हार गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर के पास यह अवसर उपलब्ध है कि वह सशक्त विरोध की भूमिका निभाएं। सदन में विरोधी दल के रूप में नहीं होने के बावजूद भी उनको यह अवसर प्राप्त है, क्योंकि आज का जो विरोधी दल है इस बिहार में, वह नैतिक शक्ति से युक्त नहीं है, उसकी नैतिक शक्ति नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के कारण, इसलिए वह मुद्दों पर संघर्ष करने की स्थिति में नहीं है। आप देखते होंगे कि जब जब कोई ऐसा मुद्दा, कोई ज्वलंत समस्या सामने आती है, बिहार का विपक्ष वहाँ से गौण रहता है, नगण्य उसकी भूमिका रहती है। यह स्थिति कम से कम प्रशांत किशोर एक संवेदनशील व्यक्ति हैं, यहाँ की समस्याओं को लेकर लगातार चिंतित रहते हैं, तो ये अवसर उनके पास है कि वे सशक्त विपक्ष की भूमिका जनता के बीच जाकर निभाएं।
पीके जनता के बीच जाकर अपनी भूमिका को सशक्त रूप से उठाए, ऐसा सोचना है वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ पत्रकार और आकाशवाणी के संवाददाता ददन पांडे जी का। उन्होंने हर मुद्दे पर सीधे सपाट लहजों में और बेबाक ढंग से अपनी बातें रखी। धन्यवाद पूरे टीम को और धन्यवाद ददन पांडे जी को जिन्होंने अपने विचार रखे। मैं मोटस वार्तालाप के लिए